हमने लास्ट वीडियो में पहले पार्ट में हमने एस आर रंगनाथन के बारे में जो पढ़ा था, आई होप उससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है, मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहला पार्ट देखें और तभी आपको दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट आएगा। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि रंगनाथन जी कहाँ पैदा हुए थे और उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई थी। उनके पेरेंट्स जल्दी एक्सपायर हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो उनकी जो जर्नी रही है, हमने उसके बारे में अब तक डिस्कस किया। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि 46 में उन्होंने किस तरीके से विजयदशमी के दिन अपनी स्कूलिंग की शुरुआत करी और उसके बाद वो किस तरीके से कॉलेज गए और उसके बाद किस तरीके से उनका टीचर बनने के पीछे कई कहानी, किन किन लोगों से वे मोटिवेट हुए, किन किन लोगों को उन्होंने अपना गुरु माना और फिर उसके बाद लेक्चरर बनने के बाद किस तरीके से वो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने मैथमेटिक्स के और किस तरीके से मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्हें लाइब्रेरियनशिप ऑफ़र हुई और वो कितना रिलक्टेंट थे। एक्चुअली ही वाज नॉट विलिंग टू बिकम द लाइब्रेरियन ड्यू टू सॉलिट्यूड और अकेलापन काफ़ी था वहाँ पे। लेकिन किस तरीके से उनको डंकन जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने किस तरीके से उन्हें ऑफ़र दिया और उन्हें लंदन भेजा 9 महीने के लिए स्टडी और ऑब्जर्वेशन टूर के लिए। और वहाँ जाके किस तरीके से उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी साइंस तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। वहाँ वो WCB सेयर्स से मिले और बहुत सारे पब्लिक लाइब्रेरीज़ का उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि वहाँ तो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ लोगों को, हर तबके के लोगों को वो मदद कर रही है और किस तरीके से नॉलेज और लिटरेसी बढ़ाने में ये मदद कर रहा है, लोगों की अवेयरनेस में बढ़ाने में मदद कर रहा है और इसीलिए उनका देश इतना ज़्यादा डेवलप भी है। तो ये मन में विचार लेके उनके पूरा जीवन की रूपरेखा ही बदल गई, उनकी सोच ही बदल गई और उन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे लाइब्रेरी साइंस में ही और लाइब्रेरी में ऐसा काम करना है कि पूरी हमारा देश बहुत आगे पहुँचे। तो इसी सेवा भाव से उन्होंने इस निर्णय को लिया कि वो अब लाइब्रेरियनशिप मद्रास यूनिवर्सिटी में शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है एक्टिविटी एट मद्रास, जो कि आज के दिन का तमिलनाडु है। तो यहाँ पे उनका कैसे आना हुआ, तो मद्रास को वापस आने के बाद लंदन से 1925 में उन्होंने अपना मिशन शुरू कर दिया कि भाई पुस्तकालय के क्षेत्र में उन्होंने अपना मिशन शुरू कर दिया, लाइब्रेरियनशिप के फील्ड में। और उन्होंने यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी थी उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो पहला उनका सबसे जो कंसर्न था वो यही था कि कैसे वो अट्रैक्ट करें मोर रीडर्स को लाइब्रेरी की तरफ। तो उसने सोचा कि मुझे ही खुद करना होगा, तो उन्होंने खुद एजुकेट करने की कोशिश की पब्लिक को कि रीडिंग के क्या बेनिफिट हैं और सोसाइटी और एक सोसाइटी समाज को पढ़ने से क्या लाभ होता है। खुद को तो होता ही है, खुद के लिए भी बताया और समाज के तौर पे भी लोगों को खुद जाके जागरूक किया। तो ये उनका खुद का इनिशिएटिव था और मास मीडिया का उन्होंने उस टाइम पे यूज़ किया और लाइब्रेरी को हब ऑफ एक्टिविटी बनाने में उन्होंने मास मीडिया का यूज़ किया। मास मीडिया मतलब उस टाइम पे पैम्पलेट और न्यूज़पेपर जो भी अवेलेबल मीडिया वहाँ पर उस वक्त 1925 के दौर में अवेलेबल थे, उन्होंने उसका यूज़ किया। और उन्होंने धीरे धीरे पाया कि लाइब्रेरी, जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, वो धीरे धीरे एक्वायर्ड नीश इन द वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड पब्लिक ऑफ मद्रास। तो मद्रास की जो एनलाइटेंड पब्लिक थे उनके दिल में खास जगह इन्होंने बना ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। और इसी देख के गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, उसने भी बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किया इसमें और उन्होंने उनको एक एनुअल ग्रांट ऑफर करने की बेसिस करी, स्टैट्यूटरी बेसिस, मतलब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें एक ग्रांट जो है, एनुअल ग्रांट देने की जो है पेशकश की गई और उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो इससे ही पूरा जो है मद्रास यानी कि जो तमिलनाडु है उसमें एक लाइब्रेरियन ने एक नया मोड़ ले लिया और वहाँ लाइब्रेरी की वैल्यू धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी। और वहीं से शुरू हुआ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो उन्होंने बुक लिखी 1931 में, कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट और न जाने कितनी और किताबें उन्होंने लिखी। इसके बारे में हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको एक बायोग्राफी के तौर पर ही इस
वीडियो में हम रख रहे हैं, इसको हम डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं। कोलन क्लासिफिकेशन भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, कब लिखी, क्या उन किताबों के अंदर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे अपने आने वाले वीडियोस में। तो मद्रास में फिर क्या हुआ कि वहाँ एक्टिव रेफरेंस सर्विस जो है वो ब्लॉसम होने लगी, खिलने लगी। रेफरेंस सर्विस लोग पूछताछ के लिए आने लगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था उससे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ओपन सेल्फ सिस्टम का भी उन्होंने जो है ओपन सेल्फ सिस्टम भी उन्होंने जो है शुरू किया। और ओपन सेल्फ सिस्टम के तहत उन्होंने देखिए, और ओपन एक्सेस वो पहली बार लेके आए। तो इससे क्या हुआ कि ओपन एक्सेस मतलब कोई भी वहाँ आ जा सकता था। पहले तो लाइब्रेरी में सबको आना अलाउड होता ही नहीं था। तो वही ऐसे शख्स थे जिन्होंने कि ओपन एक्सेस शुरू किया कि कोई भी आ सकता है, एक समय सीमा तय कर दी सुबह और शाम में, और तब कोई भी उस लाइब्रेरी में विजिट कर सकता है और चीज़ें देख सकता है। तो इससे क्या हुआ कि रीडर्स का आना शुरू हुआ उसमें, और इस तरीके से वहाँ इंटेलेक्चुअल माहौल क्रिएट किया गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मद्रास में। और रंगनाथन ने डिज़ाइन किया फंक्शनल लाइब्रेरी बिल्डिंग नियर मद्रास बीच। तो मद्रास बीच के पास में एक बिल्डिंग का भी उन्होंने जो है फंक्शनल बिल्डिंग का डिज़ाइन भी उन्होंने ही बनाया। तो इस तरीके से मद्रास में उन्होंने लाइब्रेरी को एक नई दिशा दे दी। लाइब्रेरी के बाहर भी रंगनाथन ने बहुत सारे मिशन जो है चलाए। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उन्होंने बनाया, और ये एक उदाहरण था लाइब्रेरी मूवमेंट का। लाइब्रेरी की जो दिशा और दशा जो तय करने वाला एक तरीके से जो मूवमेंट कह सकते हैं उसको, तो वो एक लाइब्रेरी एसोसिएशन बना के हुआ। जब आप संगठन बनाते हैं तो किसी भी कार्य को करने में बल मिलता है। तो यही रीज़न था कि उन्होंने लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाया, क्योंकि एसोसिएशन में वो ताकत होती है जो शायद अकेले इंसान के बस में भी ना हो। रंगनाथन ने फाउंडर सेक्रेटरी काम किया 1928 में, और 1945 में जब उन्होंने छोड़ा तो तब तक उन्होंने उसमें एज ए फाउंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत किया। आज 75 साल हो गए, और आप जानते हैं कि उन्हीं का एफर्ट है कि पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क इतना ज़्यादा साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। पब्लिक लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। इसका क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, और वो है एस आर रंगनाथन को। साउथ इंडिया की बात मैं खास कर रहा हूँ। और 1929 में उन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अंतर्गत उन्होंने एक स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी शुरुआत करी 1929 में, और उसको बाद में मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर ले लिया। तो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रही। उसी स्कूल को फिर यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया, और रंगनाथन उस स्कूल के डायरेक्टर रहे 15 साल तक। और 1957 में जब 100वां सेलिब्रेशन किया गया यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने रंगनाथन जी ने अपनी अपनी लाइफ की जो सेविंग थी 1 लाख रुपए वो यूनिवर्सिटी को दे दी, और वहाँ एक खास पद के लिए उन्होंने ये पैसा दिया, और उस पद को उन्होंने दिया शारदा रंगनाथन प्रोफेसरशिप इन लाइब्रेरी साइंस। तो उस पद को क्रिएट करने के लिए, ताकि उसको पैसे की कमी ना रहे और लाइब्रेरी में प्रोफेसर बने रहे उस पद में, उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी को दे दी। और शारदा को तो आप जानते हैं, उनकी सेकंड वाइफ का नाम है, तो उनके नाम पे जो है उन्होंने ये प्रोफेसरशिप जो है मद्रास लाइब्रेरी में दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो रंगनाथन ने क्या हुआ कि 1945 में जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी काम कर लिया है और अब मैं एक्टिव रिसर्च करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ये लाइब्रेरियन और ये सब लाइब्रेरी वाला अभी मैं काम कुछ समय के लिए नहीं करूँगा। लेकिन हुआ ये कि वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जो थे एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और बाद में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में प्रेसिडेंट के पद पे भी उन्होंने, राष्ट्रपति के पद पे भी उन्होंने काम किया। और आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये भी तमिलनाडु के ही थे। तो उन्होंने क्या किया, वो वाइस चांसलर थे तब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1945 में। तो रंगनाथन को उन्होंने रिक्वेस्ट पे बुलाया कि भाई आप आ जाइए और यहाँ की लाइब्रेरी को संभालिए। तो बनारस में रंगनाथन ने देखा कि लाइब्रेरी की बहुत ही बुरी कंडीशन, बिल्कुल केओटिक कंडीशन, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड। तो उन्होंने लगभग 1 लाख बुक्स
को वहाँ से अकेले क्लासीफाई भी किया, कैटलॉग भी किया और पूरा रीऑर्गेनाइज किया एंटायर कलेक्शन को। 1945 से 1947 2 साल लगे उन्होंने और उन्होंने 1 लाख किताबों को खुद क्लासीफाई किया अकेले। तो ये दिखाता है कि उनके अंदर कितना एंथुसियाज्म था और ज़ील था काम करने के लिए। तो ये उनके बारे में बहुत कुछ दर्शाता है। उन्होंने वहाँ डिप्लोमा कोर्स भी करवाया लाइब्रेरी साइंस में ड्यूरिंग द सेम पीरियड 1945 से 47। वहाँ 2 साल रहने के बाद उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गए 1947 में। वहाँ भी उनको इनविटेशन दिया गया सर मॉरिस गॉयर द्वारा। तो वहाँ उनको रिस्पॉन्स ही, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ही डिड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी। वहाँ उन्होंने लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि वहाँ उन्होंने सिर्फ अपने को टीचिंग और रिसर्च इन लाइब्रेरी साइंस के फील्ड तक ही सीमित रखा। प्रोफेसर एस दासगुप्ता जो रंगनाथन के स्टूडेंट रहे हैं, वो वहाँ के लाइब्रेरियन थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने वहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1947 और 1950 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किया रंगनाथन जी ने। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई कोर्स पूरे देश भर में होता नहीं था। तो अगर ये आपसे कोई पूछता है कि पहली बार बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहाँ शुरू हुआ, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हुआ था और ये 1947 और 1950 में शुरू हुआ था। और पहली बार कॉमनवेल्थ, पूरे कॉमनवेल्थ तो आपको पता ही है, वो कंट्री जो ब्रिटिश द्वारा रूल की गई, उनका पूरा ग्रुप जो था, तो पहली बार एक स्टडी सर्कल और रिसर्च सर्कल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जो भी वो भी एस.आर. रंगनाथन ने ऑर्गेनाइज कराई थी। तो उनका ये हुआ कि काफ़ी फ़ायदा हुआ उनको दिल्ली जाने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोगों से उनके कांटेक्ट बनने शुरू हुए और रंगनाथन को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, है ना, और एस दासगुप्ता जी को सेक्रेटरी बनाया गया। तो ये एसोसिएशन फिर एक्टिवेट हुआ, है ना, और इन्होंने जो था 3 जर्नल अपने निकाले, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एबगीला भी बोलते हैं इसको, एनल, बुलेटिन एंड ग्रंथालय। तो इसका फाउंडिंग जो है इस दौरान इन्होंने करी। तो ये 3-in-1 पीरियोडिकल था, ये पीरियोडिकल थे लेकिन 3-in-1 पीरियोडिकल थे, जिसको उन्होंने नाम दिया गया ABGILA। तो ये एनल्स में क्या होता था, इसमें क्या होता था, रिसर्च पेपर होते थे ऑफ डेली रिसर्च सर्कल एंड सून गेन इंटरनेशनल एक्लेम। तो इतना अच्छा इनका रिसर्च था कि इनको जो है विश्व में भी इसको प्रसिद्धि मिली। जब रंगनाथन दिल्ली में थे, उनके इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स भी ग्रो होने शुरू हुए। तो वो डॉन्कर डेविस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ FID, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये नाम आपने सुना होगा लाइब्रेरी फील्ड में, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। तो इसके जो है क्लोज कांटेक्ट में आना शुरू हुए और इसका गठन तो 1895 में ही हो गया था। तो आप लगा सकते हैं कि कितना जल्दी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। डॉक्यूमेंटेशन के फील्ड में पहले से ही काम वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था और इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी वीडियो को यहीं तक ही सीमित रखते हैं, रंगनाथन जी तक ही। तो रंगनाथन को क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो उसका चेयरमैन भी बनाया गया। किस दौरान? 1950 से 1962 के दौरान, जहां उन्होंने 12 रिसर्च रिपोर्ट जो है FID के लिए पेश करी और उनको 1962 में ऑनररी चेयरमैन ऑफ FID और क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का टिल डेथ 1972 में उनकी एक्सपायर डेथ हो गई थी, तो तब तक उन्हें वहाँ ऑनररी चेयरमैन बनाए रखा। तो जब दिल्ली में थे रंगनाथन जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक 30-year प्लान को ड्राफ्ट किया, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम फॉर इंडिया एज होल। तो 30 साल का उन्होंने प्लान, ये किसी ने नहीं किया था। ये पहली बार लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में अगर कोई प्लान लेके आया तो वो एस.आर. रंगनाथन ही थे और उन्होंने 30 साल का प्लान दिया। जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना होगा, तो उसमें भी 30 साल के लिए सेल्फ डेवलपमेंट गोल होता है कि कैसे कैसे आप जो है अपनी प्रोग्रेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कैसे कैसे आप ग्रोथ करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो लेकिन किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसी पे आपको काम करना होता है। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में ऐसा कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑन दोज लाइन्स। तो पहली बार उन्होंने 30 साल का प्लान बनाया दिल्ली में रहते हुए और उसी पीरियड के दौरान उन्होंने मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट
मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी पहली बार कोई नियम, कोई लॉ बना था पब्लिक लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग, तो उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया। और बाद में आपको पता है कि पहली बार जो है 1948 में मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो है पास हो गया था, और पहला एक्ट है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो था लंदन में, उसको इनिशिएट भी किया था। वो यूएसए गए थे 1950 में अंडर रॉकफेलर फाउंडेशन, और वहाँ उन्होंने एक बुक लिखी, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, इस नाम की इन्होंने बुक लिखी। तो 1950 में गए थे यूएस। उसके बाद तो ज्यूरिच भी गए। तो ज्यूरिच में क्या हुआ कि फर्स्ट हैंड इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कभी करा नहीं था, तो उसमें फर्स्ट हैंड नॉलेज देने के लिए पहली बार उनको इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी थी। मतलब इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होगा, उसका वर्क फ्लो, काम कैसे होएगा, या उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाएगा। तो हर चीज़, कोई भी काम किया जाता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे लोगों पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल एक अलग फील्ड था। एकेडमिक में वो कर ही रहे थे, एकेडमिक्स में तो एक अलग तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन इंडस्ट्रीज में अलग तरीके से होता है। तो वहाँ वो गए थे ज्यूरिच में। तो वहाँ उन्होंने अपनी सेकेंड एडिशन लिखा, प्रोलेगोमिना ऑफ टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसको इंटरेस्टिंगली पब्लिश किया था लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पहली बार उन्होंने 1937 में इंडिया में लिखा था। ये बात याद रखना, 1937 में जो पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन। लेकिन सेकंड एडिशन उन्होंने कहाँ लिखा? सेकंड एडिशन उन्होंने ज्यूरिच में लिखा, इंडिया में नहीं लिखा। और उसको पब्लिश भी, ये आपको मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने पब्लिश किया था फर्स्ट एडिशन, लेकिन सेकंड एडिशन लाइब्रेरी एसोसिएशन लंदन ने पब्लिश किया था। और उन्होंने एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि INS डॉक द्वारा पब्लिश होता है, उसमें भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। 1957 में वो बेंगलोर आ गए, और वहाँ भी वो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई उन्होंने सेटअप करने का या एक्टिविटी करने का कोई ऐसा प्लान नहीं था उनका। लेकिन हुआ ये कि बेंगलोर को धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हुआ और मेट्रोपॉलिटन बनने की तरफ बढ़ रहा था। तो रंगनाथन जो है एक एडवाइजर के रूप में हेल्प कर रहे थे INS डॉक को, प्लानिंग कमीशन को भी मदद कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भी मदद कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी आपको पता है, प्लानिंग कमीशन ने बताया 1951 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये दोनों को मदद कर रहे थे एज एन एडवाइसर, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल इंडिविजुअल थे कि उनको गवर्नमेंट को भी उनकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी। तो इनफॉर्मल डिस्कशन, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन वर कैरिड आउट टू पब्लिश बुक्स एंड अदर रिसर्च पेपर्स। ठीक है, तो ये डिस्कशन होते थे और रिसर्च पेपर और बुक्स जो है पब्लिश होती थी। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ये 1957 की बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रंगनाथन ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी इसमें, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 1962 में इन्होंने ये जो है ये डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने खोला 1962 में, और ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर था। तो मेन फंक्शन इस सेंटर का क्या था कि रिसर्च और टीचिंग एक्टिविटी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसके रिगार्डिंग में इन्होंने ये जो है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया 1962 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। रंगनाथन वॉज द ऑनररी प्रोफेसर ऑफ दिस सेंटर ड्यूरिंग 1962 to 72। तो इसको ऑनररी प्रोफेसर के रूप में इन्होंने वहाँ पे काम किया। 1965 में रंगनाथन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज किया उनके काम को, और उनको जो है नेशनल रिसर्च प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस की उपाधि दी, नेशनल रिसर्च प्रोफेसर साइंस। और उस टाइम पे इंटरेस्टिंग बात यह केवल 4 ही ऐसे लोग थे जिनको नेशनल रिसर्च प्रोफेसर जो थे। जो बाकी 3 थे, CV रमन जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, आपने सुना होगा फिजिक्स में, SN बोस ये भी फिजिक्स में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, PV केन लॉ में, SK मुखर्जी लिटरेचर में। तो ये 4 लोगों के अलावा केवल रंगनाथन ही थे जिसको गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के पद से सम्मानित किया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलिट की डिग्री दी 1948 और
1964 में। और वो अक्सर कहा देते थे कि भगवान ने मुझे चुना हुआ है, कि मेरा ऑनर है कि मैं यंगर जनरेशन को अपनी लाइफ पूरी डिवोट करूं और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में और सर्विस में। तो यंगर जनरेशन को वो सिखाना चाहते थे कि लाइब्रेरी साइंस के होल हार्टेडली उन्होंने दिया। तो वो बोलते थे मुझे भगवान ने भेजा हुआ है एज एन इंस्ट्रूमेंट। उनके वर्ड्स ऐसे थे, गॉड हैज chosen me as an instrument. The honor done to me should act as an incentive to younger generation to devote their lives wholeheartedly to library science and service. तो ज़्यादातर सैलरी उनकी नेशनल रिसर्च प्रोफेसर्स जो आती थी और रॉयल्टी जो उनकी किताबें लिखी हुई थी उससे वो उन्होंने डोनेट कर दी थी संगनाथन शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। 1961 में एक एंडोमेंट की स्थापना हुई, तो उसको वो डोनेट कर देते थे। उनके लास्ट के 5 इयर्स रंगनाथन एब्सटेन्ड फ्रॉम ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल नहीं करते थे और अपना डीप थिंकिंग किया और खूब किताबें उन्होंने लिखी। तो बहुत सारे आर्टिकल उन्होंने लिखे और सिंटेक्स ऑफ इंडेक्सिंग लैंग्वेज पे भी उन्होंने जो है पोस्टुलेट लिखे। वो कोलन क्लासिफिकेशन में लगातार काम करते रहे और काफ़ी मेहनत की उन्होंने, क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन अपना आप में वास्ट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी कोलन क्लासिफिकेशन। उसका श्रेय अगर किसको जाता है तो वो एस.आर. रंगनाथन जी को ही जाता है। लास्ट जब तक वो आखिरी दिन तक अपने जीवन के वो जो है रंगनाथन केप्ट ऑन वर्किंग, वो मेहनत करते रहे, काम करते रहे। दुर्भाग्य से 27 सितंबर 1972 को 80 साल की पकी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अराउंड 60 बुक्स लिखी और 2000 आर्टिकल लिखे और उनका जीवन एक ही वॉज अ सिंबल ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो एक अमरता का सिंबल था उनका जीवन। वो अमर रहे अपने कामों को लेके, अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में और अपने काम को। तो हमने देखा कि किस तरीके से रंगनाथन जी ने एक शियाली जैसे छोटे से गांव से अपनी शुरुआत करी, इतनी संघर्षों के बीच अपने पिता को जल्दी खोने के बाद और विवाह के बाद भी अपनी पत्नी को खोना, बहुत ज़्यादा ट्रेजिडी होने के बाद शरीर अस्वस्थ होना, बीमार होना, फिर भी अपने हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास में पास होना। तो ये छोटी छोटी उनकी बातें हैं, छोटी छोटी उनकी कहानियाँ हैं, जिससे कि हमें पता चलता है वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी थे। और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीइंग अ लाइब्रेरी स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट हिम एंड ऑल्सो टू सी कि कैसे कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर लाइब्रेरियन बना। ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उसको ऐसा क्या लगा कि लाइब्रेरियन इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज शायद लोग लाइब्रेरियन को बहुत कमतर रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी ग्रोथ हो गई है तो उन्हें लगता है कि लाइब्रेरियन का रोल कम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर एस.आर. रंगनाथन जी आज होते तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी साइंस एक अलग ही आसमान छू रहा होता। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर से आपको बेनिफिट हुआ और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके लिए और कुछ नया लेके आऊँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट भी कीजिए और उसमें जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा वीडियो भी आपको ज़रूर बना के दूँगा। थैंक यू।